सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में एक बात करेंगे भारत की। भारतीय हठधर्मी के जवाब में पाकिस्तानी सिफारती एहलकारों की दिल्ली से वापसी हुई तो भारतीय एहलकारों की पाकिस्तान से रुखसती हो गई, जबकि पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस के दरमियान एक बार फिर हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। सीज फायर के बाद ये तीसरा राब्ता है जिसमें जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 10 रोज में हालात मामूल पर ले जाने का प्लान तय कर लिया गया। पहले फेज में फौजी दस्तों को हालत अमन में ले जाने समेत अहम उमूर तय किए गए हैं। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत की जानिब से दोबारा जारहियत का इम्कान मौजूद है। पाकिस्तान अमन और जंग दोनों के लिए तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फ्रंट लाइन्स के दौरे पर जवानों से मिलकर वाजे पैगाम दिया कि वो इस चीज़ की गवाह हैं कि पूरी जंग की मनसूबाबंदी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुद की। भारत ने अगर दोबारा हमले का सोचा तो जो बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि भारत से 71 का बदला ले लिया। और इसी हवाले से ज़राए का दावा है कि पाक भारत डीजीएमओस के बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मीटिंग भी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी की ताज़ा गिदड़ भपकियों के बाद क्या ये राब्ते मुमकिन हैं? मसाइल हल होंगे या ये सिर्फ वक्ती वक्फा है? हम अपने डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं गेस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ एहतशामुल हक साहब, सीनियर एनालिस्ट, और उनके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, मुख्तलिफ उमूर पर अपनी तज्जिया भी पेश करते हैं, तबसरे भी करते हैं। दोनों को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। एहतशाम साहब से मैं आगाज़ करती हूँ। डीजीएमओस के दरमियान ये हम देख रहे हैं एक खुशाइंद हम देख रहे हैं कि जो मामलात रहे हैं वो ये कि सीज़ फायर अभी तक जो है वो बरकरार है और बरकरार रखी जाएगी। ये तो खुशाइंद है, लेकिन ये भी यहाँ से वाज़े पैगाम चला गया कि अगर दोबारा जारहियत की कोशिश की तो फिर उसका दोबारा से ठीक ठाक जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के पास मज़ीद क्या ऑप्शंस हैं अगर भारत इस सीज़ फायर से निकलने की कोशिश करता है? देखिए हमने बुनियादी तौर पे तो सवाल इस वक्त यही है जो सारी दुनिया में डिस्कस हो रहा है। आज की 3 रिपोर्ट्स में अगर कोट करूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, द डिप्लोमेट और अल जज़ीरा, वो जो इख्तलाफात हैं उनकी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप में, जिसके बारे में अब हिंदुस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता बातें शुरू हो गई हैं कि एक हिंदुस्तान की हुकूमत है सियासी जिसको मोदी लीड कर रहे हैं। एक तरफ वो आपने देखा ये कहते हैं लोग जो है परेशान ना हो, हम बदला लेंगे, आखिरी लड़ाई नहीं है, मान भी रहे हैं कि मार पिटाई उनकी हुई है। दूसरी तरफ ये है कि तीसरी आज जो राब्ता है कल हुआ अपना डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन का, उसकी तफसीलात हैं जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक्सक्लूसिव आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। देखें ये 3 मरहलों में लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है। फुल डी एस्केलेशन, फुल डी मोबिलाइजेशन होगी। किस तरीके से 3 मरहलों में 10 दिन के अंदर अंदर अफवाज ने पीछे हटना है। देखिए पहले इस वक्त जो एसेंशियल स्ट्राइक कोर है पाकिस्तान की 10 कोर है लाइन ऑफ कंट्रोल पे ना, ये पीछे हटेगी जो तय हुआ है, इत्तफाक़ राय हुआ है। कम्युनिकेशन प्लान का नाम दिया गया जिसको ये हुआ है और नया मेकनिज़म तय हुआ कि किस तरीके से डी एस्केलेशन करनी है। उसमें यह है कि ये दोनों स्ट्राइक कोर, पाकिस्तान की 10 कोर, हिंदुस्तान की नॉर्दर्न कमांड की कोर है, वो पीछे हटेगी, ठीक है ना, जो आमने सामने आ गई थी। और इसी में ये तय हुआ है कि वो जो वेपन अपना क्या कहते हैं मिलिट्री हार्डवेयर और तोपें या जो भी कुछ कहें जो लैंड ट्रुप्स के पास होती हैं वो उनको पीछे हटाया जाएगा और वो पीछे जाएंगी। और इसमें बात की जा रही है कि वो हमेशा आपने देखा हमने जंग के ज़माने में जब आप चीज़ें लेकर निकलते हैं एमुनेशन, वो एक डेपोज होते हैं हर जगह पे, वो जमा कराएंगे सारी की सारे अपने हथियार छोटे बड़े और रिपोर्ट करेंगे अपनी क़यादत को, मिलिट्री क़यादत को, हमने ये कर दिया है। तो हमने ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखें ना, एक तरफ नारेबाजी है, दूसरी तरफ आप देख लें माजत खान लहजा है मिलिट्री लीडरशिप का। अब 2 माज़ों में 2 राउंड में जो मार लगी है उसके बाद से कहा यही जा रहा है, इत्तलात यही आ रही है कि जी वो पीछे हटने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं फुल डी एस्केलेशन, फुल डी मोबिलाइजेशन हो। पहले मरहले में लैंड ट्रुप्स का होगा, दूसरे में फ़ज़ाइया का और तीसरे का बहरिया का होगा। यानी ये कि ये अब किसी तरीके से ज़माना अमन में हमने कैसे जाना है, तो ये तो मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान तय हो गया है। और जो इत्तलात मेरी हैं उसमें जो माजत खान लहजा उनकी मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से है और यही है कि जी बात सुनने हैं, मान रहे हैं कि जी ठीक है, मेरा ख्याल है दोनों मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते कॉन्फ्लिक्ट को, पीछे हटना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना ही है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक ये हो रहा है। और इसमें हम ना एक और चीज़ भी इसकी डायमेंशन है
कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना ऑपरेशन मास पे बर्तरी दिखाई, एयर और स्पेस में दिखाई, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में दिखाई और फिर डिप्लोमेटिक मास पे दिखाई। हमारे जितने अपने डिफेंस अटैचीज़ हैं उनको जितने ज़बरदस्त तरीके से ब्रीफ़ किया गया बाहर के मुल्कों में, उन्होंने जो अपने मुल्क में रिपोर्ट दी वो कहते हैं कि उस रिपोर्ट ने तब्दीली कर दी। वही DJ वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है, हिंदुस्तान का नमाद है, जो कहता था दिस इज़ नन आवर बिजनेस। जब आपने देखा नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग जब हुई है नेक्स्ट डे इस वाक़े के बाद, तो सारी दुनिया हरकत में आ गई। तो मुझे वो पीरियड याद आ गया 2012 का, उस वक्त भी यही हुआ था, नेशनल कमांड अथॉरिटी की मुलाकात हुई थी, हम मीटिंग हुई थी पाकिस्तान में। जयशंकर ने फ़ौरन हिंदुस्तान से कहा था कि पाकिस्तान एटमी हमला करने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनको पता चलनी है कि क्या होने जा रहा है। तो मिलिट्री लीडरशिप उनकी आमना, ये मैं बता सकता हूँ, वो पीछे हटने के लिए तैयार हो गई है। वो कहते हैं जी कॉन्फ्लिक्ट हमें इस वक्त जो है ना सूट नहीं करता, कल कला कुछ करने की कोशिश करेंगे। एज़ वी स्पीक वो कहते हैं कि सारी चीज़ें हमारे खिलाफ गई हैं, लिहाजा सुलह सफाई की बात हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है डी एस्केलेशन की, डीमोबिलाइजेशन की अगले 10 दिन में तीनों फोर्सेस के मास पे। तो मेरा ख्याल है इसको देखा जाए तो हमें लग रहा है कि हमारा नुक्ता नज़र हर लिहाज से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, डिप्लोमेटिक मास पे, ऑपरेशनल मास पे जितनी तेज़ी के साथ गया है, ये 2019 में वो कामयाब हुए थे, 2025 हमारे हक में गया है। आज पूरी दुनिया, अभी देखें प्रेसिडेंट ट्रंप जाके मिडिल ईस्ट में बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है, पाकिस्तान के साथ मिल के बैठ के बात करने के लिए तैयार है। तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान बड़े बुरे तरीके से मजबूर होकर अब बातचीत की तरफ आएगा, लेकिन अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए नारेबाजी करते रहेंगे। वकार साहब, गालिबन आप तुर्की में हैं, वहाँ पर क्या मूड है, क्या माहौल है? क्योंकि यहाँ से जो हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत बड़ी धमकियां लगा रहा है कि हम जी वहाँ तुर्की और आज़रबाईजान की सयाहत का भी बॉयकॉट करेंगे, उनकी प्रोडक्ट्स का भी बॉयकॉट करेंगे। वो सेंटिमेंट तो मैं वहाँ दूसरी जानिब जानूंगी कि उनके जो अज़ाइम हैं या उनके जो हौसले पाकिस्तान को उसकी हमायत के लिए वो कितने मुतज़लज़ल हुए हैं या नहीं है, या वो आज भी जमे हुए अपने मौक़िफ़ पे। इस हवाले से मेरे सेंटिमेंट लूँगी, लेकिन मैं पहले चाहूँगी आप इस पर भी शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा। ये जो अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मीटिंग के हवाले से अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि दोनों साइड से हो सकती हैं, आपको ये होती हुई दिखाई दे रही है जो अभी DGMOs की मुलाकात के बाद? दूसरा ये कि सीज़ फायर आपको ये कितनी देर पा नज़र आ रही है? क्योंकि जो हिना रबानी खर साहिबा है वो भी उन समेत बहुत से हम जो मेंबर पार्लियामेंट थे उनकी जानिब से ये कंसर्न ज़ाहिर किए गए हैं कि अगर हिंदुस्तान सीरियस होता, दहशतगर्दी के हवाले से कंसर्न होता, तो वो मुज़ाकरात की जानिब आता, ना कि एक फुल फ्लेज अटैक करने की कोशिश करता। आई थिंक टर्की से स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज हम लोग इधर हैं तकरीबन 1.5 में से एक जॉइंट रिसर्च है हमारी, और उसमें एक तो वैसे भी एक आप कह लें इसको ब्रदरहुड का माहौल रहा है हमेशा तक, बड़ा हमेशा। लेकिन आई थिंक इस ऑपरेशन बनियान मरसूस पहले एयर स्ट्राइक से बहुत ज़्यादा चेंज है। इट्स नॉट ओनली टर्की, आज़रबाईजान, अच्छा ये जो 3 ममालिक हैं इनको अभी न्यू ब्रदरहुड ऑफ एक्चुअली न्यू 3 टाइगर्स ऑफ इस्लाम कहा जा रहा है यहाँ पे, एंड राइटली सो। इसकी आई थिंक हिस्टोरिकल रीजन भी हैं, आपस में कोलैबोरेशन है, ब्रदरहुड है, एंड देन इज जो आज़रबाईजान की हेल्प की व्हाटएवर पाकिस्तान ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ चीज़ें नहीं बताई जा सकती, जहाँ पे उनका भी मसला कश्मीर ही था, जो नगोर्नो कराबाग था, उसमें आई थिंक टर्की पाकिस्तान फ्रंट लाइन पे साथ होके उनके साथ उसको सक्सेस में आई थिंक शामिल थे। तो ये जो है, और आज़रबाईजानी भी एक किस्म के टर्क्स ही हैं अगर लेट्स से नस्लन देखा जाए। तो ये आई थिंक दिस इज नाउ बिकम, अभी हम फिरते हैं यहाँ पे, और बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है। पहले तो कारदेश कहते थे कि ब्रदर जिसको कहते हैं, नाउ दे आर सेइंग कि आप लोग जिन तो नहीं, हम क्या कौम है बेसिकली। इसमें एक तो मिलिट्री का, फिर आई थिंक जो अवाम और मिलिट्री की आप कह लें जल हुई जिस तरीके से, आई थिंक उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। मैंने ऐसे आई थिंक मैसेज देखे, फिर आपका सोशल मीडिया देख लें जो इनकी स्ट्रीट की आप कह लें सेंटिमेंट को जाहिर करता है, इट इज़ फ्लडेड। अच्छा, इसके साथ साथ अभी आप लिंक करें पूरा मिडल ईस्ट है, जनरली बिलीव किया जाता है शायद मिडल ईस्ट को न्यूट्रल है, स्ट्रीट न्यूट्रल बिल्कुल नहीं है। आप मराकश देख लें, आप अलजायर देख लें, आप मिस्र देख लें, फिर मिडल ईस्ट के सऊदी अरेबिया है, UAE है, जहाँ से लेट्स सोशल मीडिया कमेंट करते हैं। फिर इस तरह साउथ एशिया में अभी इसमें बताने की जरूरत है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अमेजिंग, देन इट इज सेंट्रल एशिया। सो इसका मतलब ये है कि भारत जो मर्जी बढ़ के मारता, मुड़ी कल तक तो बढ़ के मारता रहा, उससे पूछे कि जब आदमपुर गया तो ये चीज किधर था तुम्हारा, पूछे एक बड़ा सवाल वेयर वाज ये चीज। तो बात ये है कि देयर इज सीरियस नाउ टसल, इंडिया के अंदर फ्रैक्चर शुरू हो गए, और दुनिया ने मान लिया है। अभी कोई यहाँ से कह रहा है टॉप गन ऑफ साउथ एशिया, कोई कह रहा है जी आप किंग्स ऑफ स्काइज हैं। ये अल्लाह ताला का बड़ा आई थिंक करम हुआ, इसमें लीडरशिप का रोल है, फिर हमारी सर्विसेज का, स्पेशली एयरफोर्स जो ग्राउंड से बनियान मसूद है आपकी मिसाइल फोर्सेज ने किया, फिर इवन आई थिंक जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जिस तरीके से
फाइट हुई, फिर सियालकोट सेक्टर में हुई। तो ऑल टोल्ड आई थिंक दिस इज अ ह्यूज सक्सेस। और मेरे ख्याल में 5 दिन, एक्चुअली 6 घंटे की टोटल लड़ाई, जिसने आप कह लें कि साउथ एशिया में बैलेंस ऑफ पावर को शिफ्ट कर दिया है। और मैं हमेशा कहता था कि जब ये होगा तो इवन इंशाल्लाह अफगानिस्तान से भी ठंडी हवा आएगी। स्पष्ट भारत करता था स्पॉन्सरशिप BLA तो और TTP की, बिकॉज कहते हैं जब बाप को फैंटी पड़ गई तो उसके जो आप कह लें वो वाली औलाद है तो वो फिर आई थिंक स्टैंड नहीं कर सकती। दिस इज गोइंग टू हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी। यहाँ पे एक B लाइन बनी हुई है, मैं बता दूं, अफ्रीका से, सदर्न अफ्रीका से, नॉर्थ अफ्रीका से, इवन साउथ ईस्ट एशिया से, मिडिल के पाकिस्तान जाके भेजें, मिलिट्री को सीखें कि इसको मोज़ाइक वॉरफेयर कहते हैं, लड़ाई हुई, इसको हमने लिखा भी है। और हमारे अलग से पाकिस्तान की मिलिट्री एयरफोर्स 5-6 साल से काम कर रही थी। 2019 के बाद इस पे काम शुरू हो गया। दिस इज अ वेरी वेरी हाई टेक वॉरफेयर। तो मेरे ख्याल में अल्लाह के फजल से या चाइनीज को समझ इसकी या पाकिस्तान के नेटो को, बाय एंड लार्ज मेरे ख्याल में इंडिया 5 साल पीछे, एंड दैट्स व्हाई देखिए जितनी मर्जी मूडी बढ़ के मारता रहे, आई थिंक दे एग्रीड बिकॉज इतना बड़ा नॉकआउट पंच था इनके मुंह पे, और इनका बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है खित्ते में। कहीं ना कहीं एक रोब या एक इंप्रेशन जो इन्होंने जमाया हुआ था वो भी इससे खत्म हुआ, एक्सपोज हो गए बुरी तरह। तो आप समझते हैं कि अभी खित्ते में भी तन्हाई का शिकार हो रहा है तेजी से? कई ममालिक से इनकी ऑलरेडी बिगड़ चुकी है और अब जो बाकी रह चुके थे उनको ये अब धमकियां देकर या जिस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, वहां से भी इनकी टाइज कट हो सकती हैं। जिसमें देखें इसमें जो इनका कंडक्ट था, चाहे मीडिया का था चाहे अवाम का था, इनका स्पेशली जो आप RSS का कार्टर और काफी सारा, आई एम नॉट ब्लेमिंग लेट्स से सिख्स हैं या बेसिकली बाकी कम्युनिटीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम तो बेचारे अवैसी जैसे लीडरशिप ने बकरी बना के रखा हुआ है। 2 आई थिंक बड़े क्रिटिकल आई थिंक चीजें हुई। एक तो ईरानी सफीर की जिस तरीके से इंसल्ट की गई, ईरानी गोइंग टू अटैक यस्टरडे इनकी एम्बेसी को। नंबर 2 जो सऊदी अरेबिया के झंडे ट्रैम्पल किए गए, जो बेसिकली तो उस पर कलमा लिखा हुआ, उसका बहुत ज्यादा इस पे आया है। दूसरा मेरे अरब ममालिक की भी जो है ना आंखें खुली हैं। मैं थोड़ा इसमें एक स्टडी बहुत पहले हुई थी, अभी आहिस्ता आ रही है कि साउथ एशिया में खुदा न खास्ता न्यूक्लियर वॉर होती है। अभी लोग समझते हैं शायद इंडिया पाकिस्तान का नुकसान होगा, तो मैंने काफी बात की है कोलोराडो यूनिवर्सिटी, और हमें भी पता है, आप खुद इसको वॉर गेम कर लें कि हमारे पास 250 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और ये थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, बिकॉज इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मूडी को भी फाइनली आप कैसे कॉर्नर कर सकते हैं। अगर ये चल जाते हैं 100 हथियार, तो एंटायर साउथ एशिया गोज एंड एक्सटेंडेड साउथ एशिया, ये 2.5 अरब की आबादी बनती है हमारी और साउथ ईस्ट एशिया। खुदा न खास्ता अगर इंडियन ओशन में या अरेबियन सी में होती है तो पूरा मिडिल ईस्ट बॉयल कर देगा इंडियन ओशन, एंड देन हाफ ऑफ चाइना और यूरोप टर्की तक इसके असरात हैं। 6 महीने का न्यूक्लियर विंटर आएगा, यहाँ आइस से शुरू हो जाएगी। वकार साहब एक चीज़ है, वकार साहब माजरत के साथ एक चीज़ है, मेरा ख्याल है इस पर भी बात होनी चाहिए कि जितनी तेज़ी के साथ आप देख लें जियो स्ट्रेटेजिक सीन बदल रहा है रीजन का भी और दुनिया का, और चाइना और अमेरिका का करीब आ जाना और फिर यूरोपियन यूनियन का उस तरह सपोर्ट ना करना, और मिडिल ईस्ट का तो नक्शा ही बदल गया है। अभी देखें जिस तरीके से खबरें वहाँ से आ रही हैं सऊदी अरब, UAE, कतर से, अब तो उनको अंदाज़ा हो गया कि जी कोई इवेंचुअलिटी अगर खुदा ना खास्ता होती है उनके साथ तो पाकिस्तान ही खड़ा होगा। तो एक जिसको कहते हैं जो माजद खां लहजा में देखता था और हिंदुस्तान की तरफ झुकाव नज़र आ रहा था, अब UAE में जनाब गिरजाघर उनका बन गया, क्या कहते हैं हिंदुओं की वो भी बन गई थी इबादत गाह भी, अब उनको नज़र आ रहा है कि ये ठीक नहीं है। और फिर आपने देखा कि जिस तरह सऊदी अरब का नक्शा और ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ उसको आपने देखा कि जिस तरीके से पामाल किया गया, तो उनका भी रिएक्शन बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा है। चाहे और इजराइल का और इंडिया का जो नेक्सस बन रहा है उसको भी उनको भी एहसास हो रहा है सऊदी अरब के बड़े मालिक को, ख़ासतौर पे GCC कंट्रीज़ को, कि ये इस लिहाज से तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब पाकिस्तान को जिस निगाह से वो देख रहे हैं, पहले किसी और तरह देख रहे थे कि जी ठीक है ये पैसे ही का इनका इशू है, इकोनॉमिक कंडीशन है, अब मिलिटरली उन्होंने जो देखा है पाकिस्तान का बड़ा पल्ला भारी, तो हम उनकी निगाहें पाकिस्तान की तरफ दोबारा आना शुरू हो गई हैं। वकार साहब जी मैं वही कह रहा था, मैं उस तरफ आ रहा था, अगर टाइम है मैं थोड़ा इसी को कंक्लूड करूं, जो लिंक कर, मैं बिल्कुल उस तरफ आ रहा हूँ नाउ। अच्छा, उसमें अगर इतनी बड़ी तबाही होनी है और एक ट्रिगर हैप्पी बैठा हुआ बंदा, आई वुड से अ फाशिस्ट, एक बुजदिल और कमीना आदमी मूडी, और उसके साथ 4 चवलों की चौकड़ी है, राजनाथ सिंह है, दोवल है, जयशंकर जिसको मैं पढ़ा लिखा जाहिल कहता हूँ, और अमित शाह, ये है ना एडवाइजर, दे आर टेकिंग द एंटायर रीजन टू न्यूक्लियर वॉर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑल द मोर रीजन के भी इसके हाथ रोकने पड़ेंगे, एंड दैट्स व्हाई ये नैरेटिव आप बताएं जी कि ही वाज, नाउ पीपल आर सेइंग, इवन बांग्लादेशी हैं, साउथ ईस्ट एशियन, कि पाकिस्तान इज नाउ द नेट गारंटी ऑफ पीस इन साउथ एशिया। ये कहा जा रहा है कि वजह यह है कि कन्वेंशनल फोर्सेस से हमने लड़ के इस तबाही को रोका है। पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड नाउ इट इज अंडरस्टूड। बाकी जो है चाइना के अगेंस्ट खड़ा कर रहे थे, आई थिंक वो दैट अभी चाइनीज ने इंटरेस्टिंगली 2 काम किए, दोबारा साउथ जो उसका अरुणाचल प्रदेश को आई थिंक एज एन अगान डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, उनका नाम चेंज कर दिया बिकॉज चाइनीज, एंड देन जो है चाइनीज PLA है बड़ी लार्ज से एक्सरसाइज कर रही, मैं देख रहा था CGTN
का जो कमेंट था ट्विटर पे, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो रही है। कहा जी हम हाई अल्टीट्यूड माउंटेन में टेस्ट कर रहे हैं और J-10s उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो व्हाट इज द मैसेजिंग? मैसेजिंग इज वेरी क्लियर। मेरे ख्याल अभी जो तीसरी DGMOs की मुलाकात, इसमें ये सारी चीजें हैं कि भाई आप तो इसको नहीं संभाल सकते। एक छोटी पावर कंपैरेटिवली, आई एम नॉट सेइंग पाकिस्तान वी आर अ मिडिल लेवल पावर, लेकिन अगर आप साइज देखें इकोनॉमी का, मिलिट्री का, डिप्लोमेसी एंड ऑल दैट, और जो ऑरा बनाया हुआ था, एक फेक ऑरा था। वो एक नजर आ चुका है कि कन्वेंशनल कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जो पाकिस्तान की है, उसके बावजूद इतना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पाकिस्तान ने सारे टाइम में जो शो करवाया, और जिस तरह से अमन का प्रचार करता रहा, अमन के हवाले से बातचीत करता रहा, अब भी कह रहे हैं कि जी आइए इस मामले को पहलगाम इशू को, जो ट्रेजेडी हुई है, इसको हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार हैं। तो वो अब दुनिया के सामने और दुनिया इसकी मोतरफ भी है। थैंक यू सो मच वकार साहब, आपने इस हवाले से अपना तज्जिया पेश किया है। तशाम साहब साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चाइना के हवाले से भी इंडिया के लिए बड़े मसाइल खड़े हो रहे हैं, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। अब अपनी अगली स्टोरी जो कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत में इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, उसको लेकर दुनिया उसको किस तरह से देख रही है। ख़ास तौर पे जब खित्ते का चौधरी बनने का ख्वाब हो भारत, पाकिस्तान से शिकस्त के बाद आज हम देख रहे हैं कि चाइना की जानिब से भी ज़बरदस्त तमाचे से भी लड़खड़ा गया है। चाइना ने नाजरीन अरुणाचल प्रदेश को जिंगनान करार देकर अपना तारीखी दावा फिर दोहरा दिया। चाइना की वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि जिंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चाइना का हिस्सा है और 27 मकामात को चाइनीज़ नाम देने का इकदाम चाइना के खुद मुख्तार इंतज़ामी दायरा इख्तियार के तहत किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान की मौक़िफ़ की हिमायत पर भारत में तुर्की, चाइना और आज़रबाईजान का बॉयकॉट करने की मुहिम शुरू हो गई है। बॉलीवुड वर्कर्स यूनियन ने प्रोड्यूसर्स से फिल्म की शूटिंग के लिए तुर्की के बॉयकॉट का मुतालबा किया है। तुर्क नशरियाती इदारे का सोशल मीडिया अकाउंट भी भारत में बंद कर दिया गया है। मीडिया के ये बताया जा रहा है उनकी जानिब से भी भारतीय तुर्क मसनूआत का बॉयकॉट किया जा रहा है, मगर आज़रबाईजान, तुर्की और चाइना का दो टोक जवाब है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब हालात ये हैं कि भारत आज चाइना से लेकर तुर्की तक हर महाज पर तन्हा खड़ा दिखाई दे रहा है और मोदी की नाकामियों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। इस किस हद तक हो सकते हैं, इसी पर ज्वाइन किया है तशाम साहब के साथ हमें फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने। बड़ी गहरी नज़र है इंटरनेशनल नेशनल अफेयर्स पर उनकी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं आपकी जानिब भी आऊँगी कि अभी आने वाले वक्त में ख़ास तौर पे जो कल हमने एक देखा है कि डेवलपमेंट हुई है चाइना की जानिब से, इस पर भारतीय मीडिया पे मैं देख रही थी कि वो बड़े तिलमिला रहे थे इस मामले को लेकर। किस हद तक आने वाला वक्त आप इंडिया के लिए स्पेशली चाइना साइड से मुश्किलात पैदा खड़ी कर सकते हैं, और साथ ही साथ पानी वाले मामले पर भी जब ये इंडस वाटर ट्रीटी से इन्होंने फौरी तौर पर इकदाम लेने का कहा था, तो हमारा तज्जिया यही था कि अब चाइना भी वायलेट कर सकता है और ब्रह्मपुत्र जो दरिया है वहाँ का पानी रोक सकता है। तो अभी तो सिर्फ ये नाम तक की लिस्ट भेजी गई है, आगे आने वाला वक्त आप कैसे देख रहे हैं? ये तो दिस द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये सिर्फ इशारा है ना। अभी अगर इंडिया ने अपने तेवर और ये वतीरा यही रखा तो ज़ाहिर है चाइना की तरफ से ये इशारा उनके लिए काफ़ी होना चाहिए कि इस मौके पर, इन हालात में, इस वक्त पर चाइना ने अपनी टेरिटरी को क्लेम किया है और नाम दे दिया है। जब चाहेगा उसको ज़ाहिर कब्ज़ा भी कर लेगा। तो ये अरुणाचल पे जो आप जिंगनान का इलाका है, चाइना तो शुरू से कहता है कि हमारा साउथ तिब्बत है, इसके और भी मज़ीद इलाके हैं जिस पे कि चाइना का क्लेम है। तो ये एक इंडिकेशन है, ये एक इशारा है कि ये जो ज़्यादा इस पूरे ख़ित्ते में चाइना के ख़िलाफ़ जो कंटेनमेंट का एक सिलसिला शुरू किया गया था, उस कंटेनमेंट को तो खैर बात की बात है। उससे पहले क्योंकि उन्होंने गलत साइड पर रुख मोड़ लिया था, पाकिस्तान के साइड पर इंडिया ने, तो उस गलत सिमत में रुख मोड़ने का नतीजा मिल गया। और जब वो नतीजा मिल गया और उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कितने तैयार बैठे हैं, उनकी ज़ाती सलाहियतें जहाज़ उड़ाने की, ज़मीन पर टैंक चलाने की, गोले चलाने की, मिसाइल चलाने की, उन्होंने देख लिया। अब आज़मा लिया। अब तो यह ना कि मसल जो है उनको उन्होंने अच्छी तरह से आज़मा लिए। तो अब ये है कि जो वहाँ मोदी जी की तकरीर और वहाँ अब भी मीडिया में अपने आवाम को, ख़ास तौर पर उनकी आवाम वैसे
जो समझदार लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, वो मोदी को कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरीके से उसको ये बात समझ आ जाए कि आरएसएस प्रोपेल्ड गवर्नमेंट, आरएसएस पावर्ड बीजेपी, वो इफ दे स्टार्ट प्लेइंग विद द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया तो दैट इज़ डेट्रीमेंटल, वो उनकी अपनी ही मफाद के ख़िलाफ़ है। तो ये एक कसीर आबादी को बात समझ में आने लगी है, जिसका नतीजा क्या निकलेगा आगे जाके कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने आज बता दिया कि एहतमाल है कि शायद दोबारा तबाह आजमाई करे इंडिया, और उसका इशारा जो दे रहे थे मोदी जी, तो अगर तबाह आजमाई करेगा तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस दुनिया तक। एहतिशाम साहब की जानिब चलती हूँ। एहतिशाम साहब, जो शिकस्त का गुस्सा था अक्रॉस द बॉर्डर, वो हम देख रहे थे सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं था, वो पहले दिन से जब ये क्लैश शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं चाइना और तुर्की को भी टारगेट किया जा रहा था कि ये सपोर्ट क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान की। C-130 तैयारे के हवाले से कहा गया जी तुर्की से तैयारा आया है जिसमें आर्म्स हैं जो पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं ताकि किसी भी किस्म की जंग की तैयारी की जा सके। चाइना के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि शुरू से ही एक गुस्सा भी पाया जाता है और अमेरिका कहीं ना कहीं कंटेन करने के लिए भारत को ही चाइना के साथ एंगेज करता रहा है। तो अब जो हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं, इंडिया एक तरफ बॉयकॉट करने का बात कर रहा है तुर्की और आज़रबाईजान की, और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि चाइना के साथ भी अब ये वाले मामला जब कल चाइनीज़ स्टेटमेंट आया वहाँ से, तो यहाँ से भी फिर फौरी तौर पे हमने देखा कि इसकी मुखालिफ रद्द-ए-अमल भी आ गया। इंडिया इन तीनों ममालिक ख़ास तौर पे तुर्की और चाइना, इनकी दुश्मनी या मुखालिफत मोल ले सकते हैं, इतना ताकतवर हो चुका है? क्या स्टैंडिंग है इसकी इस वक्त? देखिए, हम ना जिसको कहते हैं तड़ी लगाने में, नारा लगाने में या बड़ मारने में तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप भले कहते रहें 56 इंच की छाती है, मैं ये कर दूंगा। अभी देखिए कल का मोदी का जो आप खिताब है उसमें वो क्या कह रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं भाई आप दिल बर्दाश्ता ना हो, ये कोई आखिरी लड़ाई नहीं है। देखिए हम ना अब कोई इसको डिसाइफ़र करें लफ्ज़ को कि दिल बर्दाश्ता ना हो, ये आखिरी लड़ाई नहीं है। मतलब इन सो मनी वर्ड्स आप तस्लीम कर रहे हैं कि आपको बुरी मार लगी है, 2 राउंड्स मुख्तसर हुए जिसमें बड़ी शिकस्त हुई है। देखिए अब जो सिचुएशन बन रही है ना हम ना तेज़ी के साथ, वो क्या है, आप हमेशा बात कर रहे होते हैं कि हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। देखिए अब इस रीजन में और ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में 2 दिनों में 4 दिनों में जो कुछ हुआ, उसके बाद से इसकी टाइमिंग की इम्पोर्टेंस देखते हुए आप देख लें हिमाचल प्रदेश पे, अरुणाचल प्रदेश पे जिस तरह अब दोबारा से नक्शा उन्होंने दे के और सारा का सारा इलाका तिब्बत में शामिल कर लिया है चाइना ने, ये क्या चीज़ शो करती है? ये बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा दे रही है कि भाई हम हर लिहाज से पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और इसकी टाइमिंग को देखते हुए कि हमने आपको 2020 में गलवान में जो मार लगाई थी उसका शायद दोबारा वक्त आएगा तो हम आपको मार लगाएंगे। अभी तो हमने अपने जिसको कहते हैं छोटे हरीफ को जो है ना तुम्हारे सामने खड़ा किया और उसने तुम्हें पिछाड़ के रख दिया, तो हमारे साथ तो बात ही ना करें। देखिए हिंदुस्तान जो इस वक्त कर रहा है ना, अब वो जिसको कहते हैं वो बुकलाया हुआ है, वो डिमेनाइज, वो 3 Ds की बात हो रही है कि पाकिस्तान को डिमेनाइज करेगा, वो डिस्टेबलाइज करेगा दहशतगर्दी के साथ और डैमेज करने की कोशिश करेगा। लेकिन इंटरनेशनल सतह पे वही डेजी वहाँ जो कहते थे डीजे वहाँ कि जी दिस इज़ नॉन आवर बिजनेस। जब आपने देखा जिस दिन ये वाक़या हुआ 11 तारीख को नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग कॉल की गई, कहा जाता है कि टांगे जो है ना कांप गई थी वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि बचो भाई सुलह की तरफ जाओ। जी ठीक डॉक्टर साहब, लेकिन एक ये भी हम देख रहे हैं कि एक फैक्ट है या एक ऐसी हकीकत है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, आंखें नहीं मोड़ सकते, वो ये कि दुनिया अपने मफादात देखती है। भले हम देखें कि तुर्की और आज़रबाईजान की बड़ी हमें मैसिव सपोर्ट रही है हर सिचुएशन में, लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड्स की जो हम रिपोर्ट देख रहे हैं उसके मुताबिक अगर हम इनकी आपस में एक्सचेंज या ट्रेडिंग वो देख लें, ट्रेड के जो मामलात हैं, लास्ट ईयर इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था 6.65 बिलियन तुर्की को, और वहाँ से 3.78 बिलियन की इंपोर्ट्स आई थी। और जो हम देख रहे हैं कि माशी माहिरीन है वो कहते हैं कि तुर्की के लिए इंडिया एक बड़ी मार्केट है। सो उनकी सयाहत हो, उनका सेब हो, ये जो बाकी मामलात हैं वहाँ की अगर बॉयकॉट किया जाता है तो आप समझते हैं कि इन इक़दामात से आज़रबाईजान और तुर्की जैसी जो ममालिक है जो कि माशी लिहाज से भारत से पीछे हैं, वो ब्लैकमेल होकर अपने मौक़िफ़ से बैकफुट पे जा सकते हैं, पीछे हट सकते हैं इन मामलों इन दिनों में? जी नहीं लगता, इसलिए कि 2 बातों की वजह से। एक तो ये कि उनकी इकोनॉमी में डेप्थ है, ख़ासतौर पर तुर्की के, और आज़रबाईजान के अपने आबादी के लिहाज से उनकी इकोनॉमी में डेप्थ है। वो ये छोटी मोटी चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं अपने
इस मामले में कि उनकी कौम पूरी खड़ी है, और जाहिर है कौम का एक वक़ार होता है, उनकी कौम इस पे इफ्तिखार समझती है। तुर्की तो खैर हमेशा से पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान तुर्की के साथ हमेशा खड़ा रहा है, चोली दामन का साथ है, अज़रबैजान के साथ भी चोली दामन का साथ है, चाइना के साथ भी चोली दामन का साथ है। ये तमाम की तमाम इकॉनमी, उसमें इतना डेप्थ है कि ये, लेकिन जो उनका असल स्ट्रेटेजिक एम है उससे वो मुनहरफ नहीं होंगे ये तमाम तीनों ममालिक। लेकिन इससे अहम बात जो आप पहले सेगमेंट में कर रही थी, शायद टेक्निकल कोई वजूहत की वजह से बात ये आवाज़ पूरी नहीं आई थी, तो मैं ये बता दूं कि जो चाइना ने इस वक्त इशारा दिया है वो बिल्कुल, वो जो 30% पानी चाइना से आ रहा है ब्रह्मपुत्रा पे, तो ये भी एक इशारा है कि भाई जब आप ये कर रहे हो तो ये भी हो सकता है आपके साथ। दूसरा ये है कि उसका एक अक्स देख लें कि जहाँ जहाँ पाक फौज और चाइना की, हालांकि वो काफ़ी दूर हैं, लेकिन इस 8, 9 और 10 तारीख के बाद दोनों ने मिल के वो नज़दीक आ गए, क्योंकि जो खुंजराब टॉप है वहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर उनकी फ़ौज है, और हमारी भी उधर फ़ौज होती नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। तो हमारी फ़ौज वहाँ भी और मुख्तलिफ जगहों पर जॉइंट भंगड़े पड़ रहे हैं चाइना की वर्दी में जो लोग हैं, फोर्स है, और पाकिस्तान की। तो आप देखें इसी तरह अज़रबैजान में देखें जितने झंडे और जितने जुलूस, इसी तरह तुर्की में, तो उस लिहाज से देखा जाए तो उनकी पूरी कौम का एक सेंटीमेंट है। उस सेंटीमेंट्स के, पहली तो बात है उनके अकाबरीन भी इसी सेंटीमेंट्स के हैं, और दूसरी बात यह है कि वो देख रहे हैं कि उनके कौम की सेंटीमेंट्स भी है, तो उनका साथ पाकिस्तान के साथ चोली दामन का बरकरार रहेगा। चाइना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया, पूरी दुनिया में पहले ही था, लेकिन चाइना अब नुमाया हो गया कि चाइना के पास अभी पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आना शुरू हो गए। हमारे डिफेंस प्रोटेक्शन मिनिस्टर ने कल टीवी पे आके बताया कि हमारे पास ऑर्डर बहुत सारे आना शुरू हो गए। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए जितनी लेटेस्ट सिचुएशन दुनिया में जो बन रही है, जिस तरह अब आपने देख लिया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, वो कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान हो, यूरोपियन यूनियन हो, कोरिया हो, जापान को वो लाइबिलिटी समझ रहे हैं, वो चाइना के साथ दोस्ती करने की बात कर रहे हैं, 100% वो जो अपना टैरिफ है उसको भी पीछे कर दिया, दोस्ती की बातें कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि अब चाइना, अगर हिंदुस्तान अपना चाइना और अमेरिका आपस में बड़े करीब हो जाते हैं तो इसका तो सेटबैक हिंदुस्तान को भी बड़ा होगा। उस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या देखते हैं, क्या होगा रीजन में, अब दुनिया में? ये जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है, और कोई बईद नहीं कि आगे जाके आप देख लें जो ट्रेड एग्रीमेंट उन्होंने किया है, जो पहले नामुमकिन मालूम हो रहा था, वो मुमकिन बन गया, और डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर तारीफ़ की है चाइना की, और ट्रेड एग्रीमेंट की जो स्विट्ज़रलैंड में 3 दिन पहले किया उन्होंने। इसी तरीके से सऊदी अरब का, कतर का और यूएई का जो विजिट आज हो रहा है, ये बड़े कलीदी हैं। वहाँ जो उनकी तकरीर की है उससे महसूस होता है कि अगले टेन्योर जो रह गया है 3.5 साल का डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कंटूर्स तब्दील होंगे जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के। तो कोई बात नहीं कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें नंबर 1 चाइना कंटेनमेंट है, उसमें कुछ मध्यम पड़ जाए। मैं नहीं समझता कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मध्यम पड़ जाए, इसलिए कि वो ये ताजिर आदमी हैं और अपने तिजारत को अपना हथियार समझ के अपने जियो स्ट्रेटेजिक मामलात में लेके आ रहे हैं। आपने देख लिया सऊदी अरब में और कतर में डोनाल्ड ट्रंप, तो वो तिजारत को अवलीन दर्जा देते हुए उसका स्ट्रेटेजिक फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि उनके पास ताकत तो अभी भी चाइना से एक लिहाज से कम जहाज़ों का अगर आप ले लें, समुद्री ताकत देख लें तो काफ़ी है अभी भी, क्योंकि चाइना के बजट के मुकाबले में यूनाइटेड स्टेट्स का बजट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब जब उनके वेपन्स और उनके टेस्ट हो गए हैं, इक्विपमेंट, तो अब जाहिर है कि अमेरिका भी नहीं चाहेगा, क्योंकि मैं एक चीज़ भी इशारा करता चलूँ कि अमेरिका को यही ज़ौम है ना कि उनके पास सबसे बड़ी ताकत है, अस्करी ताकत है, और सबसे बड़ा बजट वो खर्च करते हैं। दुनिया में 88 जगह पर उनके कैंप वो हैं, बेसेस हैं, दुनिया में उनके बैरी बेड़े हर जगह खड़े हैं, यही ज़ौम है। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में ये साबित हो गया कि जहाँ साइबर वार शुरू हो जाए, जहाँ स्पेस में जिसकी सबकत हो जाए, चाइना रशिया मिलके वो अमेरिका से ज़्यादा सबकत ले गए हैं स्पेस में, और जो स्पेस में सबकत ले जाए वो दुनिया पर आगे जाके आइंदा आने वाली जगहों में वो राज करेगा। क्यों करेगा? कि जितनी बहरी बेड़े हैं, जितनी फ़िज़ाओं में जहाज़ उड़ते हैं, ये सारे के सारे जैम किए जा सकते हैं फ़िज़ाई ताकत से, यानी कि खला की ताकत से। इसीलिए जब हम देख रहे हैं कि चाइना और जब अभी भारत और पाकिस्तान की जो जंग हुई है उसमें जो चाइना का किरदार है, और उसके बाद जो चाइना में मार्केट्स, जो मिलिट्री वेपन्स की जो मार्केट, उसमें जो सर्ज देखा जा रहा है, वहाँ पर भी खुशियाँ उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। बड़ा अहम तजिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, एहतशामुल हक साहब का इस सेगमेंट में रहा। एक ब्रेक के बाद
वापस आएंगे तो अफ़गानिस्तान से भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से क्या आवाज़ें उठ रही हैं, उस हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारतीय पुश्तपनाही एक बार फिर बेनकाब हो गई है। हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के रहनुमा गुलबदीन हिकमतयार ने खबरदार किया है कि बलोचों के नाम पर मुल्क बनाने की साजिश पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है और ये अफगानिस्तान की तकसीम का भी पेश खैमा होगा। उन्होंने कहा कि भारत तकसीम की आग पूरे खित्ते में लगाने का मंसूबा रखता है। अपने ताज़ा मज़मून में हिकमतयार का कहना है कि भारत ही वो वाहिद फरीक है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठा रहा है। पाकिस्तान बलूचिस्तान में भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के सबूत बारहा दुनिया के सामने रख चुका है। मशरक़ी सरहद पर शिकस्त के बाद भारत पाकिस्तान की मगरबी सरहद को गैर महफूज बनाने की पूरी कोशिश करेगा। सवाल यह है कि मगरबी सरहद पर दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान को क्या करना होगा। इसी हवाले से हमें सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ाहिर शाह शराजी साहब ने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच शाह साहब। ये सबसे पहले तो ये जो हिकमतयार साहब का हम देख रहे हैं स्टेटमेंट, इसकी अहमियत आप किस हद तक देख रहे हैं और क्या अब हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में हवाओं का रुख बदल रहा है, उनको भी रियलाइजेशन हो गई है कि किस तरह उनकी सॉइल या किस तरह से वो भारत की प्रॉक्सी बन के यहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। और जिस तरह से वो पहले उनका एक हम देख रहे थे कि रवैया ऐसा था स्टबन किस्म का कि जब उनको बारहा समझाया जा रहा था कि वहाँ से दहशतगर्दी को कंट्रोल किया जाए या दहशतगर्दों की जो वहाँ पनाहगाहें हैं उनको ख़त्म किया जाए, लेकिन उस पर कान नहीं धरे जा रहे थे। अब आने वाले दिनों में आप समझ रहे हैं कि वो अपना किबला दुरुस्त करेंगे इस हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, जैसे पहले भी आपने बड़ा डिस्कस किया, इसके ऊपर पाकिस्तान की जो अनराइवल्ड कामयाबी है उसने तमाम दुनिया को एक बड़ा मैसेज दे दिया है। इंटरनेशनल और रीजनल जो पावर डायनेमिक्स हैं वो तो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई हैं, लेकिन जो मेरे ज़राए हैं काबुल हुकूमत के अंदर जो उनकी प्रॉक्सीज हैं, ख़ासतौर पर जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा खुलबली मच गई है। और इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है कि ईस्टर्न बॉर्डर पे तवज्जो देने के बाद अब हम सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं वेस्टर्न बॉर्डर से। और हिंदुस्तान भी अब जुर्रत नहीं करेगा, उसके अलाइज जिसमें हम ओपनली खुल के बात करेंगे, इसराइल और अमेरिका सर फहरिस्त है, वो कभी भी अब एक्टिव लड़ाई या पाकिस्तान की ईस्टर्न बॉर्डर से इंट्रूजन की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ अगर कोई प्रॉक्सी वार लड़ी जाती है वो सबसे अहम है। और प्रॉक्सी वार में हमने देखा कि जब हम ईस्टर्न बॉर्डर पे हमारी फौजें लड़ रही थी तो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर दहशतगर्दों ने, खासतौर पर टीटीपी ने, BLA ने, BRA ने, TIP ने अपनी एक्टिविटीज को तेज किया। तो मैं आपको एक बड़ी खबर ये दूं कि ईस्टर्न बॉर्डर पे दुश्मन को शिकस्त देने के बाद एक बड़ी मनसूबाबंदी इस वक्त की जा रही है और तमाम अहदाफ जो है वो बिल्कुल अंडर लेंस हैं। टारगेटेड एरियाज को आइडेंटिफाई कर दिया गया है और काबुल को एक बड़ा क्लियर मैसेज भेजा गया है कि अगर जो है इन लोगों के खिलाफ अब बिल्कुल विजिबल है, मेरे ख्याल में वो खुद एक्शन ना ले सकते हैं ना जो है वो लेना चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली उन्होंने कुछ दिन पहले चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो काबुल में मीटिंग हुई उसमें चीन और पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह किया कि अगर काबुल हुकूमत चाहती है कि उनके साथ रवाबित रखे जाए, तिजारती और लेन देन के मामला ठीक किए जाए, उनको फाइनेंशियल हेल्प की जाए, डेवलपमेंट की जाए, तो उन्होंने इन दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो एक्शन लेना है। उस मीटिंग में बड़ा वाज़ेह तौर पर काबुल ने अपने आप को अलग कर दिया है कि आप जिन दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो इसका मतलब बड़ा विजिबल है कि जो आइंदा आने वाले दिन हम देखेंगे कि वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जिस तरीके से टारगेटेड अटैक हमने हिंदुस्तान के बेसिस के ऊपर किए यहाँ भी होंगे। एक तो बात ये हुई, ये एक बड़ी चीज़ है और ये बाकायदा मनसूबाबंदी का हिस्सा बन चुकी है। दूसरा, गुलबदीन हिकमतयार एक बड़े पावरफुल कमांडर हैं अभी भी पश्तून बेल्ट के अंदर, खासतौर पर जो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए अफगानिस्तान के सूबे हैं, कुनड़ है, नूरिस्तान है, पक्तिया है, पक्तिका है, खोस्त है, इन तमाम रीजन के अंदर खासतौर पर जो हमारे कबायली इलाकों के साथ और बलूचिस्तान के साथ बेल्ट है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उनका एज अ पश्तून लीडर और पश्तून कमांडर के तौर पे बड़ी ज़्यादा फॉलोइंग है। पाकिस्तान के साथ उनकी जो है वो अब कह सकते हैं ताल्लुक भी बड़ा अच्छा है, एफिलिएशन अच्छी रही है। तमाम जहाज उन्होंने यहाँ पे रशियन के खिलाफ यहाँ से लड़ा। साबिक प्राइम मिनिस्टर है, बड़ा क्लियर मैसेज दुनिया को उन्होंने दिया है कि हिंदुस्तान जो दरअंदाजी और दहशतगर्दी के नाम पे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है उसको मेरे ख्याल में रोकना चाहिए, क्योंकि वो बलूचिस्तान के अंदर बिल्कुल ओपन तकसीम करना चाह रहा है, जिसके अंदर
इस वक्त अमेरिका भी मुलव्वस है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, नाम लेना चाहिए। इसमें इसराइल की बहुत बड़ी फाइनेंशियल फंडिंग है और ख़ास तौर पर मोदी सरकार ने ईस्टर्न बॉर्डर पे शिकस्त के बाद अपने उन तमाम सेंट्रल जो फ्रंट मैन थे उनको मोबिलाइज किया है कि आप असला दें, आप पैसा दें और प्रॉक्सी वार को इंक्रीज करें। बिल्कुल, इस जंग में तो उनका मीडिया खुलकर इस हवाले से बात करता रहा, जैसे वो सुबायत को हवा देता रहा, बलूचिस्तान के हवाले से वो खुद मानते रहे हैं कि वहाँ पर अब ये सिचुएशन को हम तेज़ करेंगे, और जैसे वो पंजाबियों को टारगेट भी करते रहे अपने स्क्रीन्स पर, जो मेहमान यहाँ से गए मुकालमा करने के लिए उनको टारगेट किया जाता रहा पंजाबी से की ललकार से। तो ये हम देख रहे हैं कि पोलराइजेशन के लिए बड़ा एक्टिवली इंडिया का किरदार पहले भी रहा है और अब मजीद होगा। पोलराइजेशन ही अब तो बिल्कुल डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। अशोक शर्मा को जो पकड़ा गया अपने चाबहार के करीब, उसने एडमिट किया कि हम जो है यहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, असला दे रहे हैं। और जो बाद में इस वक्त BLA और जाफर एक्सप्रेस के बाद BLA और रा के दरमियान एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आया है, क्योंकि UAE से या जो हमारे यहाँ मिडल ईस्टर्न ऐसे हिंदुस्तान के दोस्त हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हमें इन ममालिक को भी हमें बिल्कुल टारगेट करना चाहिए कि यहाँ से फैसिलिटेशन हो रही है। अंदरूनी जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो कि हम देखते हैं कि ऐसे सिचुएशन में मजीद एक्टिव हो जाते हैं, उन पर भी कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जायशा शरीफ, बड़ा अहम तजिया आपने पेश किया। और नाज़रीन, जब हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी ही विक्टोरियस फतह हासिल की है, रिमार्केबल सक्सेस थी पाकिस्तान की, जिस तरह से दुश्मन को हमने उनके साथ जंग की, लेकिन क्या पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज जैसे क्राइसिस से जंग करने के लिए तैयार है? पाकिस्तान को एक नई आजमाइश का सामना है और यह आजमाइश है एक दहकता झुलसता हुआ गर्म मौसम। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि 20 मई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद हीट वेव का राज होगा। जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में सूरज आग बरसाएगा, जिससे टेम्परेचर मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहेगा। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें सेहत से जुड़े मसाइल सर फहरिस्त हैं। जबकि बलाई इलाकों में गर्मी की तपिश से ग्लेशियर्स और बर्फ़ के तेज़ी से पिघलने का खदशा है। माहिरीन के मुताबिक ये मौसम सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि सर उठाता हुआ एक नया ख़तरा है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन इस मौसम की बराह रास्त ज़द में हैं। पानी के ज़खायर से लेकर इंसानी जानों तक सब कुछ इस सख्त तरीन मौसम ने के निशाने पर है। महकमा मौसमियात और एक्सपर्ट्स मुसलसल अलर्ट जारी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये अलर्ट जारी करना काफ़ी है? मौसम की इस वजूहात क्या हैं? इन्हें कैसे कम किया जा सकता है? क्योंकि ये गर्मी फ़कत मौसम नहीं, आने वाली माहौलियाती तब्दीलियों की एक खौफनाक झलक है, जिससे बचाव के लिए अगर आज कुछ ना किया गया तो फिर कल को ज़िंदगी दुश्वार हो जाएगी। जैसे हम जंग कर रहे हैं, जंगी बुनियादों पर हम जो स्टेप्स उठा रहे हैं अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए, हम यहाँ के जो मौसम है उसको सही करने के लिए या उसके लिए क्या इक़दामात करें, ये भी हमें सोचना होगा। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।